हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं दिल्ली से वंशिका, जिन्होंने डीयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 फॉर एलएलबी क्लियर किया है। साथ ही में इन्होंने बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एलएलबी एंड एमएचसीईटी यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उसे भी क्लियर किया है। आज हम वंशिका से जानेंगे उनकी जर्नी और किस तरीके से, अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, आप लॉ करना चाहते हैं, तो इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं। स्वागत है वंशिका आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू सो मच। वंशिका, नाउ यू आर ऑल सेट टू बिकम लॉयर। आप जल्दी जो अपना लॉ का कोर्स है वो आप ज्वाइन करेंगी एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप जुड़ी हैं एंड यू आर गोइंग टू शेयर हाउ द जर्नी हैज बीन, व्हाट स्ट्रैटेजी वन कैन ऑप्ट इफ दे आर गोइंग फॉर एलएलबी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ जो जर्नी आपकी रही है इस एग्जामिनेशन में वो हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे आइडिया दिया था, वो खुद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कि आप यूट्यूब पे टीचर्स के बारे में देखो और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो वो टीचर्स देते हैं और बहुत फ्री में इनकी इतनी अच्छी वीडियोस हैं, आप वो देखो। तो मैंने देखना स्टार्ट किया और उस वक्त मुझे बहुत सारे टीचर्स के मिले, पर मुझे डॉक्टर विपिन गोयल की वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर हर जो वर्ड और सेंटेंस बोल रहे हैं मेरे दिमाग में यूं का यूं बैठ रहा है। एक उनकी एक सीरीज चलती थी जो मेरे ख्याल से मार्च में डिसकंटिन्यू हो गई थी, वो था बेस्ट 200 MCQs ऑफ करंट अफेयर्स। और मैं करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, मुझे करंट अफेयर्स बहुत बोरिंग लगते हैं पढ़ने। तो मैंने वो सर की सीरीज़ करनी शुरू की और बिल्कुल सब कुछ समझ आता चला गया और सब कुछ दिमाग में बैठता चला गया। और जैसे मेरा पॉलिटी का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस स्टूडेंट थी और उसके बाद आई डिड इंग्लिश ऑनर्स, तो पॉलिटी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। बट विपिन सर की वीडियोस इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी और इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ऐसा लगा बस स्टार्ट से लेके सब कुछ उन्होंने पूरा पॉलिटी में एकदम सब कुछ पढ़ा दिया। वो एक चीज़ बोलते थे हमेशा पढ़ाते हुए कि आप जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो आपके दिमाग में 4-5 चीज़ें उससे रिलेटेड आनी चाहिए। तो बस मैंने वो किया, सर की बात मानी और ऐसे ही पढ़ा। बस ये है कि रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ रिविज़न करना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे हफ्ते थे कि मैं बस कंटिन्यूअसली जो मेरे को ऑलरेडी आता है वही मैं बार-बार पढ़ती रहती थी ताकि वो दिमाग में छप जाए। तो रिविज़न ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ भी। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे हम वंशिका की जर्नी की बात करें तो मैं सभी को वंशिका के बारे में एक चीज और बता देना चाहती हूँ। 2018 में इनका ग्रेजुएशन हुआ और 2019 में शी वेंट टू डू लॉ फ्रॉम यूके, बट कोविड सिचुएशन की वजह से शी हैज टू कम बैक एंड उनको जो लॉ का प्रोग्राम यूके में था वो छोड़ के आना पड़ा एंड शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच फॉर दी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि इंडिया में होते हैं। वंशिका prepared it from the scratch and she was successful in clearing all these. तो हम स्टार्टिंग हम डीयू के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन एलएलबीज का होता है उससे करेंगे। 100 क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग सेक्शन के, जीके, स्टैटिक, लीगल, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश। तो मैं चाहती हूँ जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनके साथ आप डील करें। तो वंशिका, हम शुरुआत करते हैं अलग अलग सेक्शन से। राइट। सो या देयर आर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और बेसिकली डीयू का कोई सेट पैटर्न नहीं है कि वो एक सेक्शन से ज़्यादा पूछेगा या एक से कम। यूजुअली पैटर्न में ये है कि लीगल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आता है, कुछ आई गेस 30 क्वेश्चंस लीगल के आते हैं और स्टैटिक जीके के आते हैं और करंट अफेयर्स आते हैं। तो ये बोला जाता है कि जब एग्ज़ाम हो तो उससे लगभग 1 साल पहले तक के करंट अफेयर्स हमें आने चाहिए। करंट अफेयर्स ज़रूरी हैं और करंट अफेयर्स यूजुअली अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और नेशनल पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनसे ज़्यादा आते हैं। और एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स बहुत आती हैं, देखो मेरे पीछे अमेंडमेंट्स का ये चार्ट लगा हुआ है। तो ये मेरा बहुत हेल्पफुल था कि यूज़फुल अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ें, और जैसे खासकर लीगल में क्रिमिनल, सिविल, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब थोड़ा बहुत टॉर्ट्स भी पूछ लेते हैं। और जैसे पिछले 2 सालों से इन्होंने आईपीसी भी पूछना शुरू कर दिया है, जो किसी को अगर लॉ नहीं पता तो आईपीसी पता रहना एक, हम वो भी अननेचुरल चीज़ सोचते हैं कि आईपीसी की धारा हमें नहीं पता होंगी,
पर थोड़ा बहुत ये लोग पूछ लेते हैं। जैसे इस बार इन्होंने एक सीआरपीसी का भी क्वेश्चन पूछा था, और इस बार का क्वेश्चन पेपर जो मेरे हिसाब से उसके थोड़े से जो लीगल पार्ट के ऑप्शंस थे वो थोड़े से ट्रिकी थे, कि देवर सो मतलब बहुत क्लोज थे एक दूसरे के ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा क्लियर कट डिफरेंस नहीं था उनमें। तो उसमें मेरे थोड़े से मार्क्स गए थे, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। बाकी चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जैसे नोबेल प्राइज़ के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चंस थे नोबेल प्राइज़ के। और बाकी मैथ्स बहुत ही कम होता है। मैथ्स यूजुअली 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी लॉजिकल थोड़ा बहुत आता है जिसमें सीक्वेंस, पैटर्न्स, ब्लड रिलेशन और ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत जनरल चीज़ें। बेसिकली उस पेपर में ये देखा जाता है कि आपके अंदर लीगल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस है, तो आप वो पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो वंशिका, आपने जैसे बताया कि कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, बट कुछ सेक्शंस डिफाइंड होते हैं कि इन पोर्शन से आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। मैं चाहती हूँ जो जो रिसोर्सेज आपने फॉलो किए अलग अलग सेक्शंस के लिए, किस तरीके से अपने आप को रेडी करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो हमारे साथ आप बताएं। ओके, सो ओके, एक चीज़ है, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता और मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मैथ्स में हेल्प की थी, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में। तो वो बहुत छोटा सेक्शन था, और जैसे मैं ऑलरेडी एक इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो इंग्लिश मेरे लिए फिर भी थोड़ी सी आसान थी। बाकी मेजर जो बचता था वो था लीगल पोर्शन और करंट अफेयर ऑप्शन पोर्शन। ये बहुत ज़्यादा पार्ट में होते हैं एग्ज़ाम में। तो लीगल वगैरह के लिए मैंने थोड़े बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए थे, और मेन मेरा फोकस था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने प्रिपेयर किया था, बहुत सारी चीज़ें देखी, और सबसे अच्छा रिसोर्स मुझे डॉक्टर विपिन गोयल के वीडियोस लगे थे। और करंट अफेयर्स के लिए भी यही था, मुझे सबसे ज़्यादा उनके करंट अफेयर्स अच्छे लगते थे। पर फिर मार्च में उन्होंने अपनी बेस्ट 200 एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ थोड़ी सी डिसेबल कर दी थी, एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। मैं स्टडी आईक्यू में फ़ोन करके भी पूछा कि मुझे कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक और सर हैं, डॉक्टर गौरव करके हैं। तो मैंने थोड़े से उनके करंट अफेयर्स पढ़े थे। लेकिन पॉलिटी का मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगी डॉक्टर विपिन गोयल को। वो लाइव सेशंस करते थे यूट्यूब पे, और मैं उनके वीडियोस बिल्कुल ऐसे देखती थी कि जैसे वो करंट अफेयर्स अभी बैठ के सामने, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं, पॉलिटी बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, और इवन डांट भी मार रहे हैं कि अगर हम गलत आंसर दे रहे हैं तो जो वो सर बोलते गए मैं बिल्कुल वही फॉलो करती गई, और ये था बस उनके पीछे नैया पार हो गई। तो हाँ, मैंने यही सब यूज़ किया है। बाकी मॉक टेस्ट मैंने और जगह से लिए थे, मॉक टेस्ट सीरीज़ और थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके। अब जैसे विपिन सर के साथ ये था कि वो पॉलिटी के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके स्टैटिक जीके खुद ही प्रिपेयर हो जाती है। अब अगर वो एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो 6-7 चीज़ें बता देते हैं जो आपको सब कुछ आनी चाहिए, और वो इतनी बार बोल-बोल के करते हैं कि वो दिमाग में कहीं न कहीं बैठ ही जाता है। बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी बीएचयू में ज़्यादा आती है। डीयू वाले पेपर में इट्स मोर ऑफ द 10th लेवल। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत ईजिली आ जाएगा। और जैसे स्टैटिक जीके का लेवल काफ़ी ऊपर होता है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल लेवल। अगर आपने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है, आप इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो बहुत ईजिली कर सकते हैं। बस कुछ एक आधे साल से एक जो पैटर्न आने लगा है वो ये है कि ये लोग पैसेजेस देते हैं। 3-4 पैसेजेस देंगे और उसमें से आपको आंसर करने होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एक क्लैट का पैटर्न है जो ये अब डीयू ने भी अडॉप्ट कर लिया है, पर वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। वो रीडिंग पैसेज काफ़ी डायरेक्ट होता है। और बाकी रही बात मैथ्स के लेवल की, मैथ्स मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और वो सब लोग बोलते हैं कि आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ उतने ही करने हैं जितने क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हैं कि यही आंसर है। तो इसलिए कुछ ऐसा लेवरेज मिलता है बीच में कि कुछ सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लॉ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, और क्रिमिनल, आईपीआर, और बेसिकली जितना भी लीगल का आप तैयारी कर सकते हैं, जो मोटी मोटी तैयारी होती है, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, एक और था आईपीसी, फैमिली लॉ। हाँ, फैमिली लॉ ज़रूर पढ़िए, फैमिली लॉ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और लोग और भी चीज़ें बोलते हैं, पर मुझे लगा कि बेसिक बेसिक चीज़ें हम थोड़ा सा मार्क कर लें। कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा हैवी रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूर प्रैक्टिस होनी चाहिए।
बाकी जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत बन जाती है, बाकी आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी अच्छी है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें से आपकी जीके, करंट अफेयर्स ये सब कुछ बढ़ता चला जाता है। और एक स्पोर्ट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स जो उस साल दिए गए हैं, मेजर अवार्ड्स, तो ये सब चीज़ें हैं। हमने अलग अलग सेक्शंस की बात कर ली और पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब हम किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं, वो कितनी सेफ रेंज में उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि इवन इफ इट गोज फॉर नेगेटिव मार्किंग वो एक सेफ रेंज में बने रहें, सेफ जोन में रहें। देखिए एक चीज़ है, अगर आप सारे क्वेश्चंस भी बिल्कुल अपनी तरफ से सही करेंगे तो बहुत हाई चांस है कि आपके 8 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही होंगे। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते लेकिन आपके होंगे। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तुक्का नहीं मार रहे, ये यही आंसर है। तो हमें एक बहुत बड़ा ये लेके चलना पड़ता है कि अगर मेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो मुझे किस तरीके से थोड़े बहुत तुक्के मारने हैं और कुछ तरीके से कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है और क्या सब है। तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल 50 टू 60 क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको बिल्कुल उन पे कड़ा भरोसा है कि वो बिल्कुल सही है। अगर आपके 50 टू 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा-सा आप चांस ले सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आप उसके ऑप्शन देखते हैं और आपको लगता है कि 2 तो हो ही नहीं सकते। आप एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन और फिर आपको लगता है कि अगर ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो यही बचता है। उसको भी थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाना बोलते हैं, वो आपको ठीक तरीके से पता तो है नहीं कि वही है या नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लेवरेज रख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर मतलब नहीं बनता कि आप थोड़ा-सा भी अंदाज़ा लगा के आंसर करना चाहें, पता लगा आपके सारे वो गलत ही हो गए। तो 50 टू 60 अगर आप कर रहे हैं तो इसमें हो जाना चाहिए और एक पुराने ईयर्स की कट ऑफ ज़रूर एनालाइज करें। कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाती अनलेस जैसे अगर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाए, जैसे 2019 में था। 2019 में कट ऑफ बहुत नीचे चली गई थी क्योंकि उन्होंने आईपीसी से क्वेश्चन बहुत पहली बार पूछे थे और ओवरऑल बहुत ज़्यादा लीगल बेस्ड था क्वेश्चन पेपर। यूजुअली करंट अफेयर्स और लीगल का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रहता है और अगर करंट अफेयर ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको गिना जाता है कि पेपर इजी था और कट ऑफ ऊपर चली जाती। और जैसे इस बार था, इस बार की कट ऑफ मेरे ख्याल से 234 गई है अनरिजर्व कैटेगरी की और इस बार लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ था तो हो सकता है 210 भी चली जाए, लेकिन वो नहीं गई। तो थोड़ा सा इतना लेके चलिए कि आपकी कट ऑफ वाली रेंज में आ जाए और इसके लिए हमेशा ये रखा जाता है कि लगभग 60 या 61 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, एक एवरेज बच्चे के लिए डुएबल होते हैं। उतने करिए, बाकी अंदाजे और जिसको हम बोलते हैं तुक्के वो कम मारिए और ये कभी भी मत सोचिए कि आपको पूरा ही एग्जाम करना है। ये एंट्रेंस टेस्ट है, ये सीबीएसई का टेस्ट नहीं है। वंशिका, ये तो हमने डिस्कस कर लिया डीयू एलएलबी टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। अब हम जो बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इन दोनों में क्या पैटर्न चेंज हो जाता है या फिर सेम ही पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का? तो महाराष्ट्र के एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी चीज़ ये है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और वो 150 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और सबकी वेटेज एक एक नंबर होती है। महाराष्ट्र का एग्ज़ाम थोड़ा सा मैं कहूँगी कि वो ईजियर होता है इससे। उसमें सारे क्वेश्चंस मिला जुला के आते हैं और उसमें ज़्यादा हैवी लीगल पार्ट नहीं आता। उसमें बाकी सारी चीज़ें आती हैं, उसमें मैथ्स ज़्यादा आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है और उसमें लगभग अच्छे नंबर बच्चों के आ जाते हैं। पर महाराष्ट्र का जो टेस्ट है वो इस तरीके से है, उसमें लगभग 85% रिजर्वेशन वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स की ही है। 15% अगर आप बाहर के स्टेट से हैं तो आप उनमें गिने जाएंगे और इसलिए आपको अच्छे कॉलेजेस मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब जैसे ये डीयू और बीएचयू जो हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसलिए इसमें किसी के लिए एज सच रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन से कैटेगरीज की है। तो मैं ये कहूँगी बीएचयू का टेस्ट डिफ़िकल्ट होता है। डीयू का टेस्ट मैं जब प्रैक्टिस करती थी मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, पर जब मैंने बीएचयू की प्रैक्टिस की थी तो मेरे नंबर उसमें बिल्कुल गिर गए थे और मुझे लगा कि क्या मुझे कुछ भी नहीं आता। तो बीएचयू के टेस्ट में बेसिकली बात यह है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं
और उसका भी यही है +4 - 1। उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 if I'm not wrong। तो उसमें ये है कि उसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी कर सकते हैं टेस्ट में। और बाकी बीएचयू की जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, जो पॉलिटी वाला पार्ट है, वो टफ आता है और इसमें मैथ्स बहुत भर के होता है और लॉजिकल रीजनिंग भी इसकी काफ़ी हैवी जाती है। बीएचयू का टेस्ट टफ है, डीयू से ज़्यादा टफ है, पर उसमें भी आप यही स्ट्रैटेजी रखिए। हर किसी ने मुझे यही बोला था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता वो आप छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है वो करने की। तो जब मैंने बीएचयू का टेस्ट किया था, मुझे ये लग रहा था कि मेरा सारा क्वेश्चन पेपर खाली रह गया है, कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि मुझे आते भी बहुत कम थे। लेकिन ओके, नॉट टू ब्रैग है, पर मेरे उसमें सबसे अच्छे नंबर आए हैं, मेरे उसमें 317 नंबर आए हैं। तो हाँ, बीएचयू का कंपटीशन बहुत टफ है क्योंकि उसमें सीट्स भी बहुत कम है। डीयू में ज़्यादा सीट्स हैं और महाराष्ट्र में, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वो सबसे अच्छा आपके लिए एग्ज़ाम है एमएचसीटी का। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से बाहर के हैं तो अच्छे कॉलेजेस में मिलना, जैसे जीएलसी और आईएलएस, इट्स गोइंग टू बी टफ। यानी कि जो भी एग्जामिनेशन आप लिख रहे हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो गया या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है और उस पैटर्न के हिसाब से आपकी तैयारी और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो डिसाइड पहले ही कर लेना चाहिए। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स को देखते हुए। Thank you so much, Vanshika, for joining us and speaking to us in length about the LLB entrance examination. It's a very dynamic field और जिस तरीके से एग्जामिनेशन होता है आपको समझना पड़ेगा क्या है, कहाँ कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप टैकल करेंगे। Thank you so much, Vanshika, and I'm sure a lot of people who are aspiring for the law entrance examination, they are going to get benefit from this. Thank you so much.